हमने आगे के लेक्चर में जो प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन और टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात की। आज हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोजन या लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। ओके, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग भी बोला जाता है। ओके, इसके 3-4 नेम है, तो उसमें से याद रखो आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोजन को। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोजन को समझना है तो किसके थ्रू समझ सकते हो? ये किसके रिलेटेड है? ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन के रिलेटेड है। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात हुई, मीन कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए, एक फिक्स फैक्टर होगा और एक वेरिएबल फैक्टर होगा, जो हमने आगे देखा। तो इसके हिसाब से इस लॉ को हम समझने की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि as we increase the quantity of only one input variable, keeping other factor constant fixed, means एक वेरिएबल रखो, जैसे कि लेबर, उसको वेरिएबल में रखो, पहले एक लेबर था, फिर दूसरा लेबर, फिर 3 लेबर, फिर 4th लेबर, ऐसे, और बाकी के जो फैक्टर है उसको कांस्टेंट रखो, और जो टोटल प्रोडक्शन मिलेगा वो कैसा होगा? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग, मीन्स वो बढ़ता जाएगा। एक लेबर होता तब कितना काम होता था? 20, फिर 2 लेबर हुए तो कितना हुआ? 50, 3 लेबर थे तो कितना हुआ? 90, 4 लेबर थे तो कितना हुआ? 116, वैसे वो बढ़ता जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बढ़ेगा, बट कैसा बढ़ेगा? डिक्रीजिंग रेट के ऊपर बढ़ेगा। मीन बढ़ना चाहिए था 10 से 20, बट बढ़ा कितना? 10 से 18 हुआ। मीन जितना बढ़ना चाहिए उससे क्या हुआ? थोड़ा कम हुआ। मीन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फाइनली वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव रेट के ऊपर हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोजन। इसको अदर वर्ड में हम समझने की ट्राई करें तो as we employ more and more unit, हम बहुत सारे लोगों को क्या करें? एम्प्लॉय करें, मीन्स वेरिएबल फैक्टर विद गिविंग फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ रखें। जो प्रपोजन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड आउटपुट, मीन जो हमें गेन मिलेगा वो चेंज होगा। वो कैसे होगा? रिजल्ट जो आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट का, वो पहले कैसा आएगा? इंक्रीजिंग रेट, बाद में डायमेंशन मीन्स क्या होता है? नेगेटिव रेट, मीन्स ऑफ डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली कैसा हो जाएगा? 0 और नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स आप एक लेबर के पास काम करो, बाद में 2 लेबर के पास वर्क करो, बाद में 3 लेबर के पास, बाद में 4th लेबर के पास। जैसे जैसे आप लेबर के नंबर बढ़ाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज तो होगा पर कैसा? डिक्रीजिंग रेट में होगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो नेगेटिव रेट के ऊपर चला जाएगा। मीन्स आपको लॉ को समझना है तो पहले उसकी डिफाइन, फिर एजम्पशन, शेड्यूल एंड डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इस लॉ का एजम्पशन देखते। एजम्पशन देखो तो एजम्पशन कौन से होगा? तभी ये लॉ अप्लाई होगा ना। एजम्पशन हो गए और वही फॉलो हो गए तभी ये लॉ क्या होगा? अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोजन है वो थियरी किसके रिलेटेड है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें 2 फैक्टर हो। कौन से? फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर हो, तभी ये लॉ क्या होता है? अप्लाई होता है। और टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे। और लॉ तब अप्लाई होता है ऑन फील्ड ओनली, मीन प्रैक्टिकली ये लॉ क्या होता है? अप्लाई होता है। मीन्स प्रैक्टिकली ही अप्लाई होगा ये लॉ, ये चीज याद रखना। ओके, द लॉ अप्लाई ऑन फील्ड ओनली मीन्स प्रैक्टिकली क्या होता है? अप्लाई होता है। तो ये तो हुआ एजम्पशन। अब देखते हैं शेड्यूल और डायग्राम। एजम्पशन के बाद अब देखते हैं शेड्यूल। तो यहाँ पे देखो मैंने एक शेड्यूल बनाया और एक डायग्राम आपको रिप्रेजेंट किया है लॉ को समझने के लिए। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोजन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप इजीली मुझे सुनो, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये लॉ क्या कहना चाहता है उसकी डिफाइन के हिसाब से। तो आप देखो लैंड यहाँ पे क्या लिया गया है? फिक्स फैक्टर लिया गया है, फिक्स फैक्टर, क्योंकि ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से लेबर क्या लिया गया है? वेरिएबल फैक्टर के हिसाब से लिया गया है। अब आप सोचो एक फील्ड है उसके ऊपर ये सब लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे कि एक फील्ड है ऐसे कंप्लीट, राइट? एक लैंड है। अब इस लैंड के ऊपर एक लेबर है, वो कितना काम कर रहा है? 100 यूनिट। मीन टोटल प्रोडक्शन कितना दे रहा है? 100 दे रहा है।
मीन्स वो एक है तो इतनी लाइन को क्या कर रहा है, वो यूटिलाइज कर रहा है। ओके, तब उसका एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ 100 और मार्जिनल भी क्या हुआ 100। बट दूसरा लेबर है उसको आप अपॉइंट कर रहे हो वही लाइन के ऊपर काम करने के लिए, तो आप एक्सेप्ट कर रहे थे कितना कि 100 है तो 2 लेबर हुए तो कितना होगा 200 होगा। बट जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो क्या हुआ बड़ा, मीन वो दोनों मिलके लैंड में इतना वर्क करने लगेगा। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 210। अब एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलता है, 210 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, मीन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगी, जो कितनी होगी 105। ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मिलेगी, 210 माइनस 100 में क्या मिल जाएगा 110। आगे वाला कितना काम कर रहा था 100, बट जो दूसरा है वो कितना काम कर रहा है 110 जितना काम कर रहा है। अब देखो, अब तीसरा लेबर है, तीसरा लेबर ने भी वर्क करना स्टार्ट किया और उसने ज्यादा लाइन के ऊपर वर्क किया, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो 300 की जगह पे कितना मिला 330 मिला, मीन ज्यादा मिला, जितना एक्सेप्ट किया था उससे ज्यादा मिला। और 330 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगी, जो कितनी हुई 110। और 330 में से आप 210 को माइनस करोगे तो आपको थर्ड पर्सन जो ऐड हुआ उसका वर्क मिलेगा, जो कितना मिला 120 मिला। ओके, तो उसने 120 जितना काम किया। अब एक 4 लेबर को बुलाते हैं और उसने भी फील्ड के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, बट उसने जो वर्क किया और उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ा 420, और जो एवरेज है वो कितनी हो गई 105, मीन जो थी उससे कम हुई। फिर उसने काम कैसा किया, कम किया। कैसे पता चला, 420 माइनस 330, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई 90, फिर उसने 90 यूनिट जितना काम किया। ये तो 4 बीच 5 अब ऐड हो रहा है, तो फील्ड के ऊपर वर्क जो जगह बची है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और प्रोडक्शन कितना होता है 490 बढ़ ही रहा है। बट जितना एक्सेप्ट किया है 5500 जो एक्सेप्ट किया था उतना बढ़ रहा नहीं है। ओके, जो एवरेज आ रही है वो 98 आ रही है, और मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो कितनी आ रही है 70। ओके, अब 6% आया तो उसने और कम काम किया, क्यों, बिकॉज ऑफ शायद लाइन के ऊपर जगह नहीं बची होगी या वो काम ठीक से कर नहीं पा रहा होगा, इसी वजह से। तो 490 का 490 ही रहा, एवरेज कितनी हो गई 81.6, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितनी हो गई 0 हो गई, क्योंकि ये जो नया लेबर आया उसने कुछ वर्क ही नहीं किया ना, क्योंकि प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट हुई नहीं। 490 था तो कितना रहा 490 ही रहा। वैसे ही 7 नंबर का जो बंदा आया वो जो लोग वर्क कर रहे थे उसको भी डिस्टर्ब कर रहा था, और इसकी वजह से जो वर्क कर रहे थे उसके प्रोडक्शन में भी डिक्रीमेंट हुआ, इसी वजह से टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ कम हुआ, और टोटल प्रोडक्शन कम हुआ इसलिए एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हुआ कम हुआ, और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो किसमें हो गया माइनस में चला गया। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, एवरेज प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहती है, मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव भी हो सकती है। बट आपने एक बात नोटिस की थी चैप्टर नंबर 2 में, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो तब तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है मिनिमम होती है, 0 होती है। बस सेम यहाँ पे प्रोडक्शन है वो कैसा हुआ मैक्सिमम हुआ, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुई 0 हुई। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने जो एक्सप्लेनेशन किया था पूरे लो का, तो उसमें क्या हुआ, पहले वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, अब बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो बढ़ा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जितना बढ़ना चाहिए थे उससे कम बढ़ रहा है, मीन डिक्रीज हो रहा है, तो ये दूसरा फेज, और बाद में क्या आ रहा है नेगेटिव, मीन ये कैसा फेज हुआ थर्ड फेज हुआ। तो आप समझ सकते हो मार्जिनल प्रोडक्ट जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आप देखो पहले क्या हो रहा है टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ओके, एक यूनिट ऐसा आ रहा है कि जहां पे वो मैक्सिमम हो जाए, जहां पे वो मैक्सिमम आ रहा है ई, यहाँ पे जो मैक्सिमम आ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रही है 0 हो रही है, और जब वो डिक्रीज होने लगा टोटल प्रोडक्शन तब मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो क्या होने लगी नेगेटिव होने लगी। मींस एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जो लेबर है वो मैक्सिमम वर्क करेगा, तो कौन से 120 यूनिट वो मैक्सिमम वर्क है एक लेबर के,
उसको बोलेंगे एफ मीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन उसको बोला जाता है। मीन टोटल कितने फेज हुए? 1 इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग और नेगेटिव रेट। मीन्स ये जो पूरा एक फेज दिखाई दे रहा है फर्स्ट फेज, वो क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रेट। फिर क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, मीन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रेट। और थर्ड है उसमें नेगेटिव हो रहा है, मीन्स वो क्या होगा? लॉ ऑफ नेगेटिव रेट। मीन्स ये पूरे लॉ को आप क्या कर सकते हो? इजीली समझ सकते हो। ओके, तो आपको समझ में आया ये शेड्यूल और ये उसका डायग्राम के हिसाब से आपको उसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, किसकी कौन से कॉजेस की वजह से ये पॉजिटिव बाद में डिक्रीज और बाद में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो वो समझने की हम नेक्स्ट